हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के सेशन को। हमारे डेली करंट अफेयर को हम आगे बढ़ाते हैं। यहां आज हम डिस्कस करेंगे 18 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन जो करंट अफेयर का मैं आपको बताऊं, आराम से नोट कीजिएगा। सारे इंटरेस्टिंग है और आने वाली एग्जाम में हमको देखने को मिल सकते हैं। पीडीएफ के लिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिएगा। पीडीएफ भी मिल जाएगी और डेली करंट अफेयर का मॉक टेस्ट भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। देखिए, आप सभी के लिए जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के करंट अफेयर की महा मैराथन क्लास आपको फ्राइडे को मिल जाएगी। क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बने रहिएगा। फ्राइडे को मॉर्निंग में ये क्लास आपके लिए आ जाएगी। पूरे सेशन को देखना, क्योंकि यहां पर मैं आपको 500 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यूज बताऊंगा विद डिटेल। एक सेशन देख लीजिएगा। 2025 के करंट अफेयर से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा इस सिंगल सेशन से। तो फ्राइडे को आपको ये क्लास मिल जाएगी कल, ठीक है। तो बने रहिएगा क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मॉर्निंग में 9 AM तक आपको ये क्लास मिल जाएगी। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आज के डेली करंट अफेयर का। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसे दिया गया है? यहां पर फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर की बात की जा रही है। फीफा साल भर के परफॉर्मेंस के आधार पर फुटबॉल के ये अवार्ड अनाउंस करता है। इसमें मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया उस्मान डेम्बेले को। उस्मान डेम्बेले की बात करें तो ये फ्रांस के फुटबॉलर है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 2025 का बैलन डी'ओर अवार्ड वो भी फुटबॉलर को ही दिया जाता है ना। तो 2025 का जो बैलन डी'ओर अवार्ड है ना, वो इस साल उस्मान डेम्बेले को ही मिला है मेंस कैटेगरी में। और अब इन्हीं को फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया। फ्रांस के प्लेयर है। फीफा विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें तो ये एटाना बोनमाटी को दिया गया, स्पेन की महिला फुटबॉलर। और साथ ही साथ बैलन डी'ओर अवार्ड विमेंस कैटेगरी का भी एटाना बोनमाटी को ही दिया गया था। तो दोनों प्लेयर को इस बार फीफा मेंस और विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला और साथ ही साथ बैलन डी'ओर अवार्ड मेंस और विमेंस कैटेगरी का भी इन दोनों को ही गया है। पूरी डिटेल यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। फीफा फुटबॉल अवार्ड 2025 को अनाउंस किया गया है कतर के दोहा में। किसके द्वारा दिया गया? फीफा के द्वारा, है ना। तो इसमें मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का उस्मान डेम्बेले को दिया गया। किस देश के खिलाड़ी हैं उस्मान डेम्बेले? तो ये खिलाड़ी हैं फ्रांस के। बैलन डी'ओर अवार्ड भी इन्हीं को गया था। अदर कैटेगरीज जो पूछी जा सकती है, वैसे तो देखिए मेंस और विमेंस कैटेगरी के अलावा बहुत रेयर है कि कोई अदर कैटेगरी पूछी जाए, पर हम यहां पर कैजुअली डिस्कस कर लेते हैं। मेंस कैटेगरी का उस्मान डेम्बेले फ्रांस के प्लेयर हैं। विमेन कैटेगरी का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड एटाना बोनमाटी को दिया गया, स्पेन के प्लेयर है। बेस्ट फीफा कोच मेंस अवार्ड दिया गया लुइस एनरिक को, स्पेन के प्लेयर है। बेस्ट फीफा कोच विमेन कैटेगरी का अवार्ड दिया गया सरीना वेगमैन को। वेगमैन नीदरलैंड से बिलोंग करती है। फिर फीफा गोलकीपर मैन का अवार्ड दिया गया जान लुइगी, जो कि इटली से आते हैं। और फीफा गोलकीपर विमन का अवार्ड दिया गया हाना को, ये आती है इंग्लैंड से। तो ये अदर कैटेगरीज से एक बार पॉज करके पढ़ लेना। वैसे मेन जो कैटेगरी आपको एग्जाम में पूछी जाएगी मेंस और विमेंस कैटेगरी, है ना, यही एग्जाम में पूछी जाती है। तो फीफा वर्ल्ड कप फीफा के द्वारा हर साल फीफा के जो फुटबॉलर अवार्ड्स हैं हर साल फीफा के द्वारा अनाउंस किए जाते हैं। फीफा की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल खेलों को गवर्न करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इंटरनेशनल फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन या फीफा के या फिर जितने भी इंटरनेशनल फुटबॉल गेम्स होते हैं उनका आयोजन फीफा ही करवाता है ना। तो ये हर साल बेस्ट फुटबॉलर को अवार्ड अनाउंस करता है। फीफा के द्वारा जो फीफा फुटबॉल अवार्ड से इनकी सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 2017 में। जबकि हम फीफा की बात करें तो यह संस्था स्थापित हो चुकी है 1904 में। 1904 में इसकी स्थापना की गई। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में इसका हेडक्वार्टर है और जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष के पद पर हैं, है ना। तो जितनी भी अवार्ड कैटेगरीज है मेन वो कैटेगरीज मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं। इथोपिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले नेता कौन बने हैं?
इथोपिया, अगर आप इस कंट्री की लोकेशन देखेंगे ना तो आपको मैप पे ये अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिल जाएगा। उत्तरी अफ्रीकी महाद्वीप देश है इथोपिया। हाल ही में भारत के जो पीएम है ना नरेंद्र मोदी, ये इथोपिया की यात्रा पर गए हैं। 3 देशों की यात्रा पर हैं, इनमें से एक देश है इथोपिया। तो इथोपिया ने अपने यहां का एक सर्वोच्च नेशनल ऑनर भारत के पीएम को दिया है, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। वर्ल्ड के पहले लीडर नरेंद्र मोदी है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। वैसे पहले यह अवार्ड बिल गेट्स को भी दिया जा चुका है, लेकिन वो किसी देश के नेता नहीं है ना, एक बिजनेसमैन है। तो बिल गेट्स को भी पहले यह अवार्ड दिया जा चुका है, लेकिन वर्ल्ड के पहले लीडर जिन्हें इथोपिया ने अपने यहां का नेशनल ऑनर दिया है, यह है भारत के पीएम। दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड और डिफेंस है, इसको बढ़ावा देने के लिए और दोनों देशों की मित्रता को आगे बढ़ाने के लिए भारत के पीएम को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत के पीएम जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की 4 दिवसीय यात्रा पर, और यहीं पर इथोपिया ने अपने यहां का द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया भारत के पीएम को दिया है। ठीक है, तो इथोपिया का हाईएस्ट नेशनल ऑनर है। दोनों देशों के बीच में ऐसा कोई भी नेता या व्यक्ति जिसने डिप्लोमेसी को बढ़ावा दिया हो, इकोनॉमी या ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए या सोशल रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए अगर किसी ने काम किया हो, तो ऐसे व्यक्तियों को इथोपिया अपने यहां का यह सम्मान दे सकता है। इथोपिया के द्वारा यह सम्मान वैसे लास्ट ईयर 2024 में ही शुरू हुआ है। तो पहले वर्ल्ड लीडर जिनको यह अवार्ड दिया गया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी। 3 देशों की यात्रा पर भारत के पीएम है। जॉर्डन की यात्रा 15 से 16 दिसंबर को हो चुकी है। इथोपिया 16 से 17 दिसंबर को हो चुकी है, कल ये मिला था अवार्ड। और ओमान की यात्रा 17 से 18 दिसंबर को इन्होंने की है। ओके, आज लास्ट डे है और फिर वापसी। जॉर्डन, अगर हम मैप पर लोकेशन देखते हैं ना जॉर्डन की, तो एक खाड़ी देश है ना, वेस्टर्न एशियाई देश है जॉर्डन, जिसकी कैपिटल है अम्मान। यहां पर मोनार्की भी चलती है ना, और पीएम है यहां पर जफर हसन। अगर आप यहां पर लोकेशन देखेंगे तो सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया और इजराइल और फिलिस्तीन को भी कुछ देश मान्यता देते हैं, तो इनसे टच होता है जॉर्डन। फिर इथोपिया की बात करें तो आप यहां पर अगर लोकेशन देख रहे हैं तो ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये आपको देखने को मिलेगा इथोपिया, है ना। तो अदीस अबाबा यहाँ की कैपिटल है इथोपिया की। ठीक है, पीएम और प्रेसिडेंट आप छोड़ सकते हैं, छोटा देश है तो नहीं पूछी जाएगी। इसके अलावा ओमान की बात करें तो इसकी कैपिटल है मस्कट। मस्कट ओमान की कैपिटल है, और यहां पर भी एक जैसे राजाओं का शासन चलता है, तो यहां पर पीएम और प्रेसिडेंट हमको एग्जाम में नहीं पूछे जाते। तो ठीक है, ओमान की कैपिटल याद कर लेंगे हम मस्कट, है ना। इसकी अगर नेबर कंट्री देखें तो यूएई, सऊदी अरब और पश्चिम में यमन से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, और इसके दक्षिण में हमको अरेबियन सी का एरिया देखने को मिलता है। गल्फ ऑफ अदन, इसी के दक्षिण में, अगर अरेबियन सी के दक्षिण में पश्चिम में जाएंगे तो हमको गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी भी देखने को मिल जाएगी। एक्सरसाइज एकाथा किन 2 देशों के बीच आयोजित की जाती है? एक नेवल एक्सरसाइज है एकाथा। इसका आयोजन इंडिया और मालदीव के बीच में किया जाता है। किसके बीच में? इंडिया और मालदीव। तो 2025 में इंडिया और मालदीव के बीच में एकाथा नेवल एक्सरसाइज के 8th एडिशन का आयोजन किया गया। 8वां एडिशन आयोजित किया गया। एक दोनों देशों के मध्य में नेवल एक्सरसाइज है, आपसी कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो भारत के जो डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है, कौन है? तरुण सोबती। इन्होंने क्लोजिंग सेरेमनी में यहां पर भाग भी लिया था। 8th एडिशन 2025 में आयोजित किया गया है। आयोजन कहां हुआ, यह क्वेश्चन आ सकता है। तो आयोजन किया गया है मालदीव में। नवंबर में शुरू हुआ था और 15 दिसंबर तक मालदीव में यह आयोजित किया गया। एक्सरसाइज एकाथा 8th एडिशन 2025 में आयोजित किया गया है, और सबसे पहली बार इसकी शुरुआत दोनों देशों के बीच में 2017 में हुई थी। 2017 से नॉर्मली हर साल यह आयोजित किया जा रहा है। एक एक्सरसाइज और इंडिया और मालदीव के बीच में आयोजित की जाती है, जिसका नाम है एक्सरसाइज एक्वेरिन। इसका आयोजन भी इंडिया और मालदीव के बीच में किया जाता है। 2025 में इसका 14th एडिशन आयोजित किया गया था, और इसका आयोजन इंडिया में हुआ था। कहां पर? तो केरला के तिरुअनंतपुरम में। अभी हमने लास्ट मंथ आई थिंक इसको डिस्कस किया था। तो 14th एडिशन है एक्सरसाइज एक्वेरिन का, केरला के तिरुअनंतपुरम में इसका आयोजन किया गया।
तो दोनों याद रखिएगा, एक्सरसाइज एकाथा सॉरी, एक्सरसाइज एकाथा और सेकंड है एक्सरसाइज एक्वेरिन। दोनों किन देशों के बीच में आयोजित की जाती है? तो इनका आयोजन किया जाता है इंडिया और मालदीव के मध्य में। ऑफर ऑफ द डे में आज आपके लिए केवीएस एनवीएस के लिए आप स्टडी मटेरियल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहां पर स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपको काफी मदद करेगा। टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए यह स्टडी मटेरियल आपको काम आएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप इससे डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने इसकी लिंक दे दी है। चलिए आगे आ जाएं अगले क्वेश्चन पर। चर्चित चोला और डोकला दर्रे किस राज्य में स्थित है? चोला और डोकला पास ये दोनों ही हमको देखने को मिलते हैं सिक्किम राज्य में। दो पास हैं, सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य में नॉर्मली ये इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है वहां पर हमको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप मैप पर लोकेशन देखने जा रहे हैं तो इस प्रकार आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सिक्किम में दोनों ही पास। एक है चोला पास और एक है डोकलाम एरिया में है, तो ये डोकला पास है। अभी सुर्खियों में क्यों है? क्वेश्चन ये आता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने दोनों ही पास को टूरिस्ट के लिए खोला है। आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट की एक स्कीम है, एक योजना है जिसको अनाउंस किया गया था जनवरी 2025 में। इसका नाम है रणभूमि इनिशिएटिव। अच्छा, रणभूमि इनिशिएटिव के तहत इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंडिया के जितने भी ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर कभी वॉर हुई हो, इंडिया पाकिस्तान के बीच, इंडिया चाइना के बीच, ऐसे जो भी प्लेस है ना, उनको टूरिस्ट के लिए डेवलप किया जा रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, इसे याद रखिएगा। तो नाम क्या है इनिशिएटिव का? रणभूमि इनिशिएटिव, है ना। तो 15 जनवरी 2025 को ये 77th आर्मी डे पर शुरू किया गया था। आज थोड़ा सा है ना फीवर भी है और तबीयत खराब है, तो आराम से कोऑपरेट कीजिएगा, आराम से पढ़ेंगे आज हम। तो रणभूमि इनिशिएटिव की यहां पर बात की जा रही है। चोला और डोकला पास, ये दो पास है, दोनों ही कहां पर? सिक्किम में। सिक्किम और चाइना के बीच में ये पास देखने को मिलते हैं और यहां पर कभी ना कभी हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है इंडिया और चाइना के बीच में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि टूरिस्ट के लिए इन दोनों ही प्लेसेस को खोल दिया, क्योंकि रणभूमि इनिशिएटिव के तहत ऐसे प्लेसेस जो कि जहां पर कभी वॉर हुई हो, कॉन्फ्लिक्ट हुई हो, उन्हें टूरिस्ट के लिए डेवलप किया जा रहा है ना। तो बैटलफील्ड टूरिज्म इनिशिएटिव के नाम से भी रणभूमि इनिशिएटिव को जाना जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन आर्मी, द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और स्टेट गवर्नमेंट ये मिलकर इसे शुरू रन करते हैं। तो मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये क्वेश्चन आ सकता है, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। दोनों ही हमको, जो हम पास की बात करें, लोकेशन देख लेते हैं। पहले बात करते हैं चोला पास की। तो सिक्किम में है, हिमालय की चोला रेंज में ये देखने को मिलता है और सिक्किम को ये तिब्बत से कनेक्ट करता है। 15,069 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। तो इंडिया और चाइना के बीच में यहां पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है कभी। फिर एक डोकलाम, ये तो बहुत ही फेमस मुद्दा था। 2017 में इंडिया और चाइना के बीच में डोकलाम में एक विवाद देखने को मिला था, तो ये भी बहुत सुर्खियों में रहा। सिक्किम के गंगटोक में डोकलाम नाम का प्लेस है और वहीं पर डोकला पास देखने को मिलता है। ये एक्चुअल में 3 देशों के ट्राई जंक्शन पे, एक इंडिया, भूटान और चाइना की जो तिब्बत एरिया, उसकी बाउंड्री यहां पर टच होती है, लेकिन ये है इंडिया की टेरिटरी में, डोकलाम पास। तो ये 2 पास सुर्खियों में थे जिनको हमने डिस्कस किया। हर साल 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। गोवा की मुक्ति के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? गोवा लिबरेशन डे, पहली चीज तो कि कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको पता है गोवा, दमन और दीव ये ऐसे क्षेत्र हैं जो कभी पुर्तगाल के शासन में रहे। जैसे इंडिया पर अंग्रेजों का शासन था ना, तो एकमात्र यूरोपीय कंपनी तो नहीं थे अंग्रेज जो भारत आए, ईस्ट इंडिया कंपनी। काफी सारी यूरोपीय कंपनियां भारत आई थी, जिसमें डच, डेनिश, फ्रांसीसी, पोर्चुगीज मतलब पुर्तगाली, ये सब भी भारत आए थे। तो अलग अलग क्षेत्रों पर इनका शासन था। तो पुर्तगालियों का 1510 में शासन शुरू हुआ था गोवा और दमन और दीव पर। भारत आजाद हो गया, लेकिन पुर्तगालियों ने गोवा और दमन और दीव को छोड़ने से मना कर दिया।
काफी नेगोशिएशन चला, सालों चला, लेकिन फिर भी पुर्तगाली जब माने नहीं तो 1961 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया था हमारी आर्मी ने, जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय में 36 घंटे के अंदर पुर्तगाल को हमने हराया, उन्होंने समर्पण कर दिया हमारी सेना के सामने, और गोवा और दमन और दीव को हमने आजाद करवाया पुर्तगाल से और इंडियन टेरिटरी में शामिल कर लिया। शामिल तो था ही, पर आजाद करवाया पुर्तगाल से। तो गोवा लिबरेशन डे इसी दिन मनाया जाता है, इसी की याद में 19 दिसंबर को, ऑपरेशन विजय के उपलक्ष्य में, है ना। तो यह है गोवा, और यहां पर आप देख सकते हैं दमन और दीव। अभी तो दमन और दीव और दादर नगर हवेली एक जॉइंट यूनियन टेरिटरी और गोवा स्टेट है। तो 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 को गोवा और दमन और दीव को पुर्तगालियों से आजादी मिली थी, हमने आजाद करवाया था। इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन चलाया था वो ऑपरेशन विजय था। 17 तारीख को शुरू हुआ और 19 तारीख तक इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। गोवा दमन और दीव इंडिया में आ गए, ठीक है। तब इंडिया में एक 17-18 दिसंबर को ये 1961 में खत्म हो गया था। 36 घंटे के अंदर ही हमारी सेना ने दोनों क्षेत्रों को जीत लिया। उसके बाद भारत में 12वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1962 में, और इसमें यह किया गया कि गोवा और दमन दीव दोनों को ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जॉइंट यूनियन टेरिटरी। आगे चलकर फिर 56 अमेंडमेंट एक्ट 1987 में लाया गया। गोवा और दमन और दीव को अलग किया गया और गोवा को फुल स्टेट बना लिया, स्टेटहुड दे दिया गया। तो गोवा भारत का 25वां राज्य बना था 1987 में, और दमन और दीव अकेला यूनियन टेरिटरी रहा। 2020 में दमन और दीव को दादर नगर हवेली यूनियन टेरिटरी के साथ मर्ज कर दिया गया, और अब दमन और दीव दादर नगर हवेली एक यूनियन टेरिटरी। समझ में आया पूरा इतिहास क्या था। भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क किस राज्य में बनाई गई है? इंडिया की पहली वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क, इसे बनाया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। वाइल्ड लाइफ सेफ रोड, अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की आपको रोड सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इसमें क्या किया गया है, जो रोड है ना उसको रेड कलर की उस पर मार्किंग की गई है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि एक तो देखिए रेड कलर की मार्किंग है, तो रेड कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? खतरे को। जैसे रेड लाइट पे हम रुकते हैं ना, तो खतरे का है, तो जिससे ड्राइवर जो है गाड़ी जो चलाते हैं वो एक तो स्लो चलाएंगे। उसके बाद रेड कलर होने से दूर से ही जो एनिमल है, जो वाइल्ड एनिमल है या जंगली जानवर है, वो आराम से दिख पाएंगे दूर से ही ड्राइवर्स को। इसके अलावा ये जो रेड कलर ना, ये थोड़े से उठे हुए हैं, है ना। जैसे हम हाईवे पे जाते हैं तो व्हाइट कलर की पट्टी होती है ना, वो भी थोड़ी सी उठी हुई रहती। तो ये रेड कलर उठा हुआ है ना। उससे क्या होगा कि ड्राइवर को ब्रेकर जैसा ये लगेगा, और ब्रेकर की जैसा ये काम करेगा तो ड्राइवर अपनी गाड़ी धीरे चलाएंगे। इससे ये होगा कि एनिमल एक्सीडेंट की जो घटनाएं होती है नेशनल हाईवे पर स्पेशली, उसको कम किया जा सकेगा। तो इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ रोड ये मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे 45 NH45 पर बनाया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे बनाया है। अगर हम NH45 की बात करें तो ये MP में रोड है, भोपाल को जबलपुर से कनेक्ट करता है, और इसकी लेंथ अगर हम देखें तो 12 किलोमीटर की लेंथ है। और ये जो हाईवे है ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के पास में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में। बनाने वाली संस्था को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार की एक एजेंसी है जो कि भारत में नेशनल हाईवे के मैनेजमेंट का काम करती है। इसकी स्थापना 1995 में की गई। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और संतोष कुमार यादव वर्तमान में इसके चेयरमैन के पद पर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत NHAI काम करता है। IPL के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? वैसे IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी की बात होती है तो ऋषभ पंत। 2025 के IPL के ऑक्शन में ऋषभ पंत को ऑलमोस्ट 27 करोड़ से ज्यादा में खरीदा गया था, है ना। लेकिन यहां पर बात हो रही है IPL के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी की, तो ये बने हैं कैमरन ग्रीन। किस देश के प्लेयर हैं जानते हैं? ये प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर कैमरन ग्रीन को IPL में कोलकाता नाइट राइडर ने ऑलमोस्ट 25.2 करोड़ रुपीस में खरीदा है, 25 करोड़ 20 लाख रुपए में।
अब यहां पर आपको पता है कैमरन ग्रीन की जब हम बात करते हैं तो कोलकाता नाइट राइडर ने इनको खरीदा ऑक्शन में। ये 2026 में आईपीएल होगा नेक्स्ट ईयर, तो उसके लिए ऑक्शन में इनको खरीदा गया है। सबसे महंगे ओवरसीज प्लेयर, अगर हम ऐसे तो वैसे काउंट करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम देखें कि सबसे महंगे खिलाड़ी कौन, तो वो होते ऋषभ पंत। यहां पर ये चीज नोटिस कीजिएगा। और कैमरन ग्रीन की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, जिनको कोलकाता नाइट राइडर ने खरीदा। ये सबसे महंगे विदेशी व्यक्ति हैं, है ना, या सबसे महंगे विदेशी प्लेयर है, ये एक इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इनको जिस राशि में खरीदा गया है ना, ऑलमोस्ट 25 करोड़ में, तो इनको पूरी नहीं मिलेगी, इनको केवल 18 करोड़ मिलेंगे। बाकी पैसे बीसीसीआई वेलफेयर फंड में जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर ये क्या सिस्टम है, तो देखिए क्या होता है कि एक रूल है आईपीएल का, जो एक नया रूल है जिसका नाम है मैच फी इंटीग्रेशन हाई बिड कैप। क्या होता है कि अगर कोई खिलाड़ी पिछली टीम के जो रिटेन खिलाड़ी होते हैं ना, जो फिक्स होते हैं 4-5 खिलाड़ी की ये तो रहेंगे ही रहेंगे, उनको उनकी नीलामी नहीं होती है, तो ऐसे खिलाड़ी जिनको सबसे हाईएस्ट पेमेंट मिला है पिछले मैच में, है ना, अगर उससे ज्यादा इनकी प्राइस लग जाती है, तो फिर क्या होता है कि जो लास्ट टीम में लास्ट जो आईपीएल हुआ था उसमें जो नीलामी हुई थी, उसमें जो रिटेन खिलाड़ी जिसको सबसे ज्यादा पेमेंट दिया गया था ना, उससे ऊपर का पेमेंट नहीं देते, चाहे कितनी भी इनके ऊपर की बोली लग जाए। क्योंकि क्या होता है ऊपर के, अब सीधी सी बात है, जो फिक्स प्लेयर हैं, जो पहले से एक्सपीरियंस जो और फिक्स है किसी टीम में, उससे ज्यादा किसी नए खिलाड़ी को पेमेंट दे देंगे, तो फिर ये थोड़ा सा भेदभाव का कारण बनेगा। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो रिटेन खिलाड़ी है ना, जो सबसे ऊपर की प्राइस पर पिछले आईपीएल में बिका था उन्हीं उसी टीम का, तो वो जो हाईएस्ट प्राइस होती है ना, वही दिया जाता है, चाहे खिलाड़ी की नीलामी में कितने भी रुपए में खरीदा गया हो किसी भी टीम के द्वारा। तो जो हाईएस्ट उनकी टीम की पिछली प्राइस थी ना, वो 18 करोड़ रुपए थी, जो रिटेन खिलाड़ी हैं उनकी। तो इनको 18 करोड़ ही दिए जाएंगे और बाकी फिर बीसीसीआई के वेलफेयर फंड में पैसा चला जाता है। आई होप समझ पाए होंगे, छोटी सी चीज है, अगर आप इसको और थोड़ा सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। आईपीएल इंडिया में T20 क्रिकेट लीग है, हर साल इसका आयोजन किया जाता है। 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2008 में जब ये शुरू हुआ था तब इसकी रॉयल चैलेंजर बैंक पहली विनर की बात करें तो ये थी राजस्थान रॉयल, और लास्ट विनर की बात करें 2025 में तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु अभी इसके पास करंट का खिताब है, चैंपियन है, पहली बार ही जीती है वैसे विराट कोहली वाली टीम। तो सबसे सक्सेसफुल टीम की बात करें आईपीएल में तो चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियन, 5-5 टाइटल इन्होंने अपने नाम किए। सबसे ज्यादा रन आईपीएल में विराट कोहली के हैं 8,661 रन, और सबसे ज्यादा विकेट यजुवेंद्र चहल ने लिए हैं, है ना, तो 221 इन्होंने विकेट लिए हैं पूरे आईपीएल में, युजवेंद्र चहल। ठीक है, टोंगा देश का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? टोंगा देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं फताफेही फकाफनुआ। टोंगा की बात करें ना तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में आपको एक आइलैंड कंट्री देखने को मिलेगी जो कि पैसिफिक ओशियन में, मतलब दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है एक आइलैंड कंट्री जिसका नाम है टोंगा। तो इसके नए पीएम बने हैं दिसंबर 2025 में फताफेही फकाफनुआ, है ना। तो ये है, आप इनकी इमेज देख लीजिए। अभी तक आइसाके एके ये पीएम के रूप में काम कर रहे थे टोंगा में, इनको रिप्लेस किया है फताफेही ने। ओके, टोंगा की लोकेशन देखिए, पीएम तो पता चल गया कि नए बने हैं, और यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि फताफेही आज टोंगा देश के सबसे यंग पीएम है आज तक के इतिहास के। इस देश में टोंगा पोलिनेशिया का पार्ट है, पोलिनेशिया ओसेनिया या ओशेनिया में आता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, ये पोलिनेशिया नाम का ये जो मुद्दा है ये क्या है? देखो, पोलिनेशिया में 171 आइलैंड है, टोंगा में पोलिनेशिया नहीं बोलना चाहिए, टोंगा देश में 171 आइलैंड है और इसमें 45 ही रहने लायक है। अभी हम पोलिनेशिया की भी बात करेंगे, आगे मैप पर आपको समझ में आएगा, पहले हम टोंगा की बात करते हैं। टोंगा देश का टोटल एरिया है 748 स्क्वायर किलोमीटर का, इससे ज्यादा बड़े तो हमारे यहां नेशनल पार्क है। कैपिटल है नुकालोफा, और मोनार्क का शासन चलता है, मोनार्क पूछा नहीं जाएगा। पीएम नए बने हैं तो ये हम लेंगे फताफेही फकाफनुआ। ठीक है, तो ये नए बने हैं पीएम। अब देखिए,
पोलिनेशिया, अगर आप यहां पर लोकेशन देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। जो कंफ्यूजन आ रहा है ना वो यहां पर क्लियर होगा। एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में जो पैसिफिक ओशन में आइलैंड है ना, उनको अलग अलग पार्टों में बांटा जाता है। ज्योग्राफिकल रीजन बनाए गए हैं ये कुछ, जैसे एक है माइक्रोनेशिया, एक है ऑस्ट्रेलेशिया, एक है मेलानेशिया, एक है पॉलिनेशिया। तो देखो ये अलग अलग जो आइलैंड है इनको अलग अलग, ये है एक माइक्रोनेशिया जो आप यहां पर थोड़ा पिंक में देख रहे हैं, फिर बीच में आपको मेलानेशिया देखने को मिलेगा, इधर आएंगे तो आपको ब्लू में पोलिनेशिया देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पोलिनेशिया के एरिया में देखने को मिलेगा यहां पर टोंगा आइलैंड, है ना। तो जो पोलिनेशिया है जो कि ओसेनिया का पार्ट है, मतलब ये जो पूरा एरिया ये टोटल मिला के कहलाता है ओसेनिया। ओसेनिया के पोलिनेशिया में आपको देखने को मिलेगा टोंगा आइलैंड या टोंगा कंट्री। अगर आप इसको सिर्फ पोलिनेशिया को देखेंगे तो ये आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा, ट्रायंगल जैसा, है ना। तो ये पूरा एरिया है जो कि पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है, दक्षिण पैसिफिक ओशन में, और इसी का एक देश है जिसका नाम है टोंगा। तो टोंगा के नए पीएम बने हैं कौन? फताफेही। डन। तो याद रखिएगा, पीडीएफ ले लेना तो यहां पर आप ये इमेज देख पाओगे और ये समझ में आएगा ज्यादा अच्छा। रवि रंजन को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। एसबीआई में कितने मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा बैंक है। एसबीआई में टोटल एक होते हैं डायरेक्टर या चेयरमैन जिनको हम बोलते हैं, और 4 होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। कितने? 4। तो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं 4, इनमें से एक अभी नए बने हैं जिनका नाम है रवि रंजन। बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे इनको। तो ये रवि रंजन है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग एमडी जिनको कहा जाता है, मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। इनके पहले इनकी जगह एमडी थे विनय एम टोन्स, इनको रिप्लेस किया है रवि रंजन ने। सितंबर 2028 तक ये 4 मैनेजिंग डायरेक्टर में से एक रहेंगे रवि रंजन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक होते हैं चेयरमैन और 4 होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर आप यहां पर देखेंगे तो क्लियर होगा। अभी जो चेयरमैन है ना एसबीआई के, ये CS शेट्टी हैं, एसबीआई के चेयरमैन के पद पर। ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है तो इसको आप याद रखना। और मैनेजिंग डायरेक्टर के स्पेसिफिक नाम नहीं पूछे जाते हैं, तो 4 मैनेजिंग डायरेक्टर ये आप याद कर सकते। इनमें अभी अश्विनी कुमार तिवारी एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, एक राणा आशुतोष कुमार सिंह है, एक राम मोहन राव अमारा है, और अभी जो नए बने हैं वो है रवि रंजन। तो ये 4 मैनेजिंग डायरेक्टर है एसबीआई में। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है। महाराष्ट्र के मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। CS शेट्टी इसके चेयरमैन के पद पर है। देखिए हिस्ट्री देखिए एसबीआई की, तो वैसे ये 1 जुलाई 1955 को एसबीआई बना है, लेकिन उसके पहले अलग अलग बैंकों में डिवाइड था। जैसे देखिए सबसे पहले जो बैंक बना था ना 1806 में बना था, वो था बैंक ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता था। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बना, और फिर 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बना। ये 3 अलग अलग बैंक अलग अलग जगह पर काम करते थे। आगे चलकर 1921 में इन तीनों बैंक को मर्ज किया गया और इनको बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया आजादी के बाद 1955 में, और यह बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में एक्ट पास किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज हुआ, एसबीआई कर दिया गया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। एक और अपॉइंटमेंट अभी हमको देखने को मिली है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर ले लेते हैं, कभी पूछी जाए। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लिएट इकोनॉमिक रिसर्च, इसके हाल ही में नए डायरेक्टर जनरल सुरेश गोयल को नियुक्त किया गया है। लास्ट क्वेश्चन पर चलिए। एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? पूरे एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इसे स्थापित किया जाएगा, पहले आंसर लेते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में। अब बात आती है कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है क्या, है ना। ये क्वेश्चन आता है कि जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के फायदे क्या हैं, है क्या, जो कि मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा बनेगा। देखिए क्या होता है, ये ऐसे सेंटर होते हैं जो कि कोई भी कंपनी किसी दूसरे देश में स्थापित करती है जहां पर उसका कारोबार है, जहां पर उसका मार्केट। फॉर एग्जाम्पल सर्विस सेंटर क्या होता है, देखो कंपनी को क्या फायदा है पहले समझो।
देखिए मान लो कि कोई कंपनी है स्विट्जरलैंड की, मोबाइल बनाती है। अब स्विट्जरलैंड की कंपनी मोबाइल बनाती है, यहां पर किसी व्यक्ति का मोबाइल खराब हो गया या फिर कुछ भी, अगर उसको यहां पर प्रोडक्ट सेल करना तो क्या करेगी? तो यहां पर सर्विस सेंटर स्थापित करेगी। ये होते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ऐसे सेंटर बनाए जाते हैं। इससे होगा क्या कि देखिए स्विट्जरलैंड के किसी व्यक्ति को हायर करेंगे सर्विस सेंटर में तो बहुत महंगा पड़ेगा वो व्यक्ति, है ना, वहां तो ज्यादा पेमेंट देना पड़ेगा। तो इंडियंस को हायर कर लो, जैसे इंडिया में है तो इंडियंस हायर किए, सस्ते में इंजीनियर्स मिल जाएंगे। जैसे हम देखते हैं, हम सर्विस सेंटर जाते हैं सैमसंग वगैरह के, वहां के इंजीनियर कौन है? इंडियन है। सैमसंग विदेशी कंपनी है तो क्या विदेशी आके यहाँ पर काम कर रहा है क्या उसके सर्विस सेंटर में? नहीं, इंडियन है वो जो मोबाइल सुधार रहा है, मोबाइल की स्क्रीन बदल रहा है ना, तो वो सस्ते में मिल गया 20,000 में। स्विट्जरलैंड का कोई व्यक्ति आके काम करता वो 5 लाख लेता। तो कंपनियों को फायदा होता है, एक तो सर्विस प्रोवाइड करने की स्पीड बढ़ जाती है और बहुत चीप रेट में, कम रेट में उनको सर्विसेज लोगों को वो दे पाते हैं, है ना। और काफी सारे फायदे हैं कंपनी को भी और लोगों को, उस देश को जहां पर जहां पर किसी भी कंपनी का या किसी भी देश का कैपेबिलिटी सेंटर बनता है, उस देश को ये फायदा है। जैसे इंडिया में लगा तो इंडिया को फायदा ये है कि रोजगार बढ़ेगा, सबसे पहली चीज, क्योंकि वो हायर तो इंडिया के इंजीनियर्स को ही करेगा, रिसेप्शन पे इंडिया का ही व्यक्ति बैठा होगा, है ना। इसके अलावा उनकी टेक्नोलॉजी इंडियंस के पास आएगी। इंडियन मोबाइल खोल रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि यार बन कैसे रहा है, क्या क्या इक्विपमेंट लगाए गए, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है ना। तो बहुत सारे फायदे उस देश को भी होते हैं जहां पर ऐसे कैपेबिलिटी सेंटर लगाए जाते हैं। तो सैलरी, मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा खर्च नहीं करना पड़े कंपनी को, इसलिए वो अलग अलग देशों में कम लागत में कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करती। और जहां पर स्थापित होते हैं उन देशों को यह फायदा होता है कि भाई, और हाँ कंपनी को यह भी फायदा है कि अच्छी स्किल्स और प्रोफेशनल कम रेट में हायर हो जाते हैं। इंडियंस का हायर किया, कम रेट में मिल गए, तो ये कंपनी को फायदा है। और देश जहां पर कैपेबिलिटी सेंटर लगा है उनको भी अलग फायदे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एशिया का स्थापित किया जा रहा है मुंबई में, है ना। इससे उस देश को फायदा यह है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है उस देश में। जो कंपनी है कैपेबिलिटी सेंटर वाली, वो देश में नई टेक्नोलॉजी और कल्चर को ट्रांसफर करती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है, बहुत सारे काम होते हैं। अगर एप्पल का कहीं सर्विस सेंटर है तो जगह देखना आसपास की कितनी क्लीन रहती है, कितना अच्छा वहां पर वो एटमॉस्फेयर देते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे देश में डेवलप होगा अगर एप्पल यहाँ के काम करेगा, बहुत सारे फायदे। तो ये जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है ना, ये बना रहा है जेपी मॉर्गन, अमेरिकी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये बनाएगा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, एशिया का सबसे बड़ा, मुंबई में। तो यहां पर 18 दिसंबर के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2025 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया? यह अवार्ड दिया गया ब्लैक वारंट नाम की वेब सीरीज को। चर्चित खिलाड़ी रूपा बयोर किस खेल से संबंधित थे? यह संबंधित है किससे? ताइक्वांडो से। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल मनाया जाता है 18 दिसंबर को। प्रफुल्ल बरुआ का दिसंबर में निधन हो गया। प्रफुल्ल बरुआ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है पत्रकारिता। कोल इंडिया के नए चेयरमैन और एमडी किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किए गए बी साईराम। 11वें यूएनएओसी ग्लोबल फोरम का आयोजन कहां किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया सऊदी अरब के रियाद में। जिंग्याकोब किएंग लिएंग नाव दौड़ किस राज्य में आयोजित की जाती है? इसका आयोजन मेघालय में किया जाता है। इंटरपोल द्वारा चलाए गए ऑपरेशन थंडर 2025 का उद्देश्य क्या है? तो वन्यजीव तस्करी नेटवर्क को खत्म करना। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? संगीता बरुआ पिशारोटी। आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड कौन सा बना? तो यह है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। आंसर ए, है ना। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के थे, हमने रिवाइज कर लिए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, आंसर ले लेते हैं जो हमारे कल के क्वेश्चन ऑफ द डे थे उनके। आईयूसीएन स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन का पहला एशियाई अध्यक्ष इंडिया से बना है, यह है विवेक मेनन। आर्चरी वर्ल्ड कप की शुरुआत की गई थी 2006 में और वर्ल्ड फूड डे हर साल मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। तो ये सारे करंट अफेयर, ये सारे क्वेश्चन ऑफ द डे कल के सेशन के हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे देखें।
पहला क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। आगे 2025 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया और यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक कौन बना है। तीनों क्वेश्चन को आराम से नोट करो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर करके जाइएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।